आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मोमेंटम एंड इम्पल्स। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। अगर आपके सामने एक ट्रक हो और एक बाईसाइकिल हो और दोनों सेम स्पीड के साथ मूव कर रहे हो, लेट्स से हम कह सकते हैं कि वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे हो, तो दोनों में से किस ऑब्जेक्ट को रोकना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल है? वीडियो को पॉज़ करें और सोचें। आई होप आपका आंसर यही होगा कि ट्रक को। तो आज हमारा जो असल में टॉपिक है मोमेंटम और इम्पल्स, इसमें हम इसी चीज़ को स्टडी करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को रोकना कितना मुश्किल हो सकता है। यही फिनोमेना, इसी को हम मोमेंटम कहते हैं। तो अगर हम मोमेंटम की डेफिनेशन देखते हैं तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, मोमेंटम को हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ mass एंड वेलोसिटी। अगर हम इसका मैथमेटिकली फार्मूला लिखते हैं तो मोमेंटम को यूँ लिखा जाता है, P इज़ इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय वी। यहाँ पर P मोमेंटम है ऑब्जेक्ट का, M उसका मास है और V उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर हम मोमेंटम के यूनिट की बात करें तो मोमेंटम का यूनिट होता है किलोमीटर, ग्राम, मीटर पर सेकंड और या फिर न्यूटन सेकंड। ये दोनों मोमेंटम के यूनिट्स होते हैं। तो यहाँ से हम क्या चीज़ देख सकते हैं कि अगर ये जो रिलेशन है P इज़ इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाई वी, ये हमें क्या शो करवाता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट का आप मास बढ़ा रहे हो तो उसका मोमेंटम हमेशा ज़्यादा होगा। क्या मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट, कोई बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है और वो मोशन में है, तो उसको रोकना हमेशा ज़्यादा मुश्किल होगा। मोमेंटम मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर वो मोशन में है, रोकना कितना मुश्किल है, इस चीज़ को हम मोमेंटम कहते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी चीज़, कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा वो मोमेंटम के बारे में था। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट अपने इम्पल्स की तरफ। इम्पल्स को समझने के लिए हम एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर आपके पास, आप एक क्रिकेट बॉल को बैट से हिट करते हैं, तो वो जो फ़ोर्स बैट उस क्रिकेट बॉल के ऊपर लगाता है, वो इतने शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं कि हम उस फ़ोर्स को एक्चुअली कैलकुलेट नहीं कर पाते। वो फ़ोर्स बहुत, वो एक टाइम बहुत लिमिटेड सा होता है और हम फ़ोर्स को कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो उसके लिए फिर हमें एक स्ट्रैटेजी सोचना पड़ती है, एक तरीकाकार हम उसका देखते हैं। तो उस बेसिकली फिनोमेना को हम इम्पल्स कहते हैं। तो लेट्स एक्सप्लेन दिस इन डिटेल। बेसिकली, अगर, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। ये आपने चैप्टर नंबर 2 में चीज़ें डिस्कस कर ली है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग आप ये चीज़ भी जानते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए। अब मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो f इज़ इक्वल टू एम ए की जगह पर उसकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी है, जिसको अल्टीमेटली हम इक्वल टू एम वी एफ माइनस वी आई ओवर टी भी ले सकते हैं। अब अगर ये जो टी है इसको उठा के मैं दूसरी तरफ लेके जाऊँ तो ये बन जाएगा एफ मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस वी आई। अब आप इसे क्या करेंगे, एफ मल्टीप्लाई बाय, यहाँ भी हमारे पास डेल्टा टी आ जाएगा और ये भी डेल्टा टी है, सॉरी, और ये डेल्टा टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस वी आई। अब ये जो इक्वेशन है, बेसिकली इस इक्वेशन को हम, इस पार्ट को बेसिकली कहते हैं इम्पल्स। इम्पल्स वो
फोर्स है जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पर एक्ट करती है। ये फोर्स इतने छोटे टाइम के लिए होती है कि हम इसको एक्चुअली मेजर नहीं कर सकते। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हम इस फोर्स और उस वो जो जिस टाइम के लिए वो एक्ट कर रही होती है, हम उन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं। सो नेक्स्ट अगर हम मूव करें न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, यानी कि जो आपने मोमेंटम अभी स्टडी किया है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के टर्म में। न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो पिछली इक्वेशन है इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अगर आप इस इक्वेशन को देखते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं डिवाइड इक्वेशन 3 बाय डेल्टा टी। जब हम इस इक्वेशन को डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे, एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी। ये डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स बच जाएगी और ये m, अगर आप इसको देखते हैं वी एफ माइनस वी आई, तो वी एफ माइनस वी आई असल में हमारे पास क्या था, डेल्टा वी। वी एफ माइनस वी आई डेल्टा वी है, डेल्टा वी को हम वी एफ माइनस वी आई कहते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसकी जगह पर डेल्टा वी भी पुट कर सकते हैं ओवर डेल्टा टी। अब हम जैसा कि जानते हैं कि P इज इक्वल टू एम वी, तो इसी तरह से डेल्टा P इज इक्वल टू एम डेल्टा वी होता है। तो अपनी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम डेल्टा वी की पी की जगह पर डेल्टा पी आ जाएगा एम डेल्टा वी की जगह पर, और ये डेल्टा टी आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। तो एक हमने पढ़ा था एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे एक हमने पहले चीज़ डिस्कस की हुई थी एफ इज इक्वल टू एम ए। आज हमने नई चीज़ पढ़ी है एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। तो स्टूडेंट्स ये है बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की टर्म में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। तो आज हमने स्टडी किया मोमेंटम क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, और इसी तरह से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को मोमेंटम की टर्म में लिखा। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। आई विश यू बेस्ट ऑफ द लक गाइस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।